ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं CMS राजाजीपुरम स्कूल का 3rd प्री बोर्ड का पेपर ले रहा हूं। तो जो भी क्वेश्चन आपको आते हो उनमें भी सपोर्ट कीजिएगा, जो नहीं आते हैं वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे हैं, डेटा टाइप विच रिक्वायर्स 1 बाइट टू स्टोर वैल्यू। सब बूलियन शायद कॉमा बाइट सब बी सब बूलियन बाइट 1 बाइट बिल्कुल। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, क्योंकि 1 बाइट कहा गया है और बूलियन तो 1 बिट लेता है ना। तो 1 बाइट अगर हम लोग देखें तो 1 बाइट आपका बाइट डेटा टाइप का ही आपका 1 बाइट लेता है। तो बाइट तो ठीक है, लेकिन ये बूलियन जो साथ में लिख दिया है ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है। और बाकी कैर 2 बाइट लेता है, शॉर्ट भी 2 बाइट लेता है, शॉर्ट बूलियन नहीं हो सकता, इंट कैर नहीं हो सकता। तो मजबूरी है, फिर यही वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, वरना आपको मालूम है बूलियन आपका 1 बिट लेता है, बाइट नहीं। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो बाइट किसका होता है? बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग होते हैं ना इंटीजर के, तो बाइट का ही आपका 1 बाइट होता है। ओके सर। उसके बाद द एबिलिटी ऑफ अ मेथड टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म रिप्रेजेंट्स, किसमें आएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। बिल्कुल ठीक। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सॉरी, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ क्लास, जावा क्लास बाइट कोड क्लास। बाइट क्लोज जैसे जो भी आप पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन भी देता रहूंगा ना। सर सेकंड वाला एमसीक्यू फिर से बता दीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म बताया गया उसमें, जिसमें सर क्वेश्चन उसको सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था कि मेथड टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म, कोई भी फंक्शन एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है ना, जिसमें एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग किससे संबंधित होता है? पॉलीमॉर्फिज्म से। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ जावा क्लास बाइट कोड क्लास। तो आप बच्चों याद रखिएगा कि जैसे जब आप प्रोग्राम लिखते हो ब्लूजे में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो इसका नाम मान लीजिए आपने इस फाइल का नाम ram.txt रखा, जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा, जिसको हम लोग सोर्स कोड कह सकते हैं। सोर्स कोड लिखा आपने, उसके बाद ये फाइल जो है कंपाइल होती है। कंपाइल हुई किसके द्वारा? जावा सी के द्वारा। जावा सी नाम का कंपाइलर होता है जो इस फाइल को कंपाइल करता है और एक नई फाइल जनरेट करता है। इस नई फाइल को हम लोग यहां पर, ये तो सोर्स फाइल थी और ये आपका बाइट कोड फाइल बन जाती है, बाइट कोड फाइल। अब यहां पर वो बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है। मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये ram.txt नहीं, ram.java होगी। तो अब ये फाइल जब आपका बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट होगी तो राम नाम तो राम ही रहेगा, लेकिन इसका एक्सटेंशन नेम बच्चों बदल जाता है। तो वो क्या रहना चाहिए? डॉट क्लास, बिल्कुल सही। तो आप यहां पर याद कर लीजिए कि जो भी ये बाइट कोड की फाइल होती है कन्वर्टेड वाली, जिसको हम लोग रीड नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है, तो इस फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास बन जाता है। और इसी बाइट कोड को फिर फर्दर जावा के इंटरप्रेटर द्वारा, इंटरप्रेटर कौन सा है? JVM, आपका एक और फाइल क्रिएट करता है जिसको हम लोग यहां पर मशीन कोड कहते हैं। मशीन कोड, ठीक है। और ये 0-1 फॉर्म में होता है इस तरीके से, और इसी को कोई भी कंप्यूटर या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली पढ़ सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है और इसमें आपको कई सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने मशीन कोड लिखा है, ऐसे इसको आप ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड, बाइट कोड, मशीन कोड, 3 तरह के कोड हो गए। सोर्स कोड से बाइट कोड में जावा का कंपाइलर
यूज होता है, जावा सी या जावैक। और बाइट कोड से मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में आपका जावा का इंटरप्रेटर यूज होता है जिसको जेवीएम कहते हैं। और यहाँ पे बाइट कोड की क्लास का नाम राम ही रहेगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास हो जाएगा। तो आपका ये इसका आंसर सही है। क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. यस सर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन जावा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो जावा का कीवर्ड नहीं है? So byte. अच्छा, बाइट शॉर्ट इंटरलॉन्ग नहीं पढ़ा है क्या तुमने? इंटीजर टाइप यस सर। सर मेन Sir, class. मेन Main. अब क्लास का प्रोग्राम बनाते हो तो क्लास कीवर्ड नहीं यूज करते हो? मेन है, मेन मेथड है, वो कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड की जो लिस्ट दी है उसमें आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर? सर 2_ people सी 2_ people बिल्कुल। तो ये वाला इनवैलिड है, बाकी ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है, और ये वाला भी कीवर्ड वैलिड है, मतलब आइडेंटिफायर वैलिड है। तो आइडेंटिफायर से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूं यहां पर। पहला पॉइंट कि किसी भी आइडेंटिफायर का मतलब क्या था? आइडेंटिफायर का मतलब था कि किसी भी जावा के प्रोग्राम में यूजर द्वारा किसी भी पार्ट को कोई नाम देना। तो आइडेंटिफायर क्या है? इट इज अ नेम विच इज गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम। ये एक नाम होता है जो जावा के डिफरेंट पार्ट अलग अलग जो होते हैं तो उनमें नाम के रूप में जाना जाता है। एक मिनट बच्चों। ओके बच्चों, स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है? Yes. यस सर। हाँ, मैं बता रहा था आइडेंटिफायर, इसका एक क्वेश्चन आपका मिलना ही मिलना है, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है। देखिए, आइडेंटिफायर का मतलब था कि जावा में ओवरऑल 4 तरीके के नाम होते हैं जो यूजर रखता है। यूजर मतलब हम लोग जो जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहला कौन सा नाम होता है? पहला होता है क्लास नेम। क्लास का नाम कोई ना कोई रखना पड़ता है ना, तो क्लास नेम XYZ रखें या क्लास नेम पैलिंड्रोम रखें या क्लास नेम कुछ भी रख दें, वो कौन यूज करता है? यूजर, जो चाहे वो रख सकता है। उसके बाद दूसरा होता है वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल के नाम जो है ए रखना है या एज रखना है या पर्सन एज रखना है, उसकी मर्जी, कुछ भी नाम रख दे। तीसरा नाम होता है फंक्शन नेम। कोई भी फंक्शन बनाना होता है तो नॉर्मली फंक्शन प्रोग्रामिंग में तो आपको बता दिया गया इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले 3 फंक्शन होते हैं, लेकिन उसके नाम बदल सकते हैं ना। इनपुट को हम लोग एक्सेप्ट कह सकते हैं या गेट डेटा कह सकते हैं या कुछ भी जो रखना चाहो। तो फंक्शन का नाम भी यूजर डिसाइड कर सकता है या करता है। उसके बाद चौथा नाम होता है क्लास ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है वो भी यूजर ही डिसाइड करता है। तो ये 4 तरीके के जो नाम होते हैं, इनके नाम को रखने के जो रूल्स हैं इनको आइडेंटिफायर कहते हैं। इन 4 तरीके नामों को क्या रखा जाएगा नाम, उनके जो रूल्स हैं इनको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, यानी आइडेंटिफायर के रूल्स कहे जाते हैं। तो पहला रूल है कि किसी भी नाम में, ये चारों तरीके के नाम, किसी भी नाम में डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपका डिजिट से स्टार्ट कर दिया गया ना, तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट, ये थोड़ा शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, लिखने में थोड़ा सा वीकनेस है। तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल भी सामने दिया गया है, इसीलिए ये इनवैलिड है। दूसरा रूल है बच्चों कि किसी भी नाम में अगर साइन जो यूज कर सकते हो, साइन मतलब सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो सिंबल जो है आपका सिर्फ $साइन अगर किसी नाम में जोड़ना चाहो तो लगा सकते हो, और अंडरस्कोर का साइन अगर किसी नाम में जोड़ना चाहते हो तो लगा सकते हो। तीसरा रूल है किसी भी नाम को रखते समय कोई भी जावा कीवर्ड यूज नहीं करना है। जावा कीवर्ड कोई भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहां पे वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं तो हम सोचें कि हम यहां लिख दें INT फॉर, वेरिएबल का नाम फॉर लिख दिया, तो फॉर तो हमारा कीवर्ड होता है, तो ये आपका नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी कीवर्ड होते हैं, कोई भी कीवर्ड किसी भी नाम में, चाहे क्लास के नाम में हो, चाहे वेरिएबल के, चाहे फंक्शन के, चाहे ऑब्जेक्ट के नाम में, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और
उसके बाद ये 3 मेन रूल हैं, बाकी और भी छोटे मोटे हैं जो मैंने जावा की जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें आइडेंटिफायर अगर पढ़ोगे तो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अभी ये पहला वाला नाम सही इसलिए है क्योंकि डॉलर के साइन के साथ में स्टार्ट किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला नाम सही है इसलिए अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट किया गया, क्योंकि अंडरस्कोर चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी लगाया जा सकता है। डॉलर साइन कहीं भी लगाया जा सकता है। तीसरा नाम, ये एक वर्ड है सिंपल, क्योंकि कोई भी नाम है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के रूप में होना चाहिए, तो ये है तो इसको भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि मेन अभी आपने ऊपर पढ़ा था, मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। सर जब मैं ब्लूजे में जब प्रोग्राम बनाता हूँ तो सर कभी कभी मैं मेन रख देता हूँ क्लास का नाम, तो सर एरर आ जाती है, कहता है कीवर्ड है सर। तो मेन कीवर्ड नहीं है, मेन प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, हाँ, कीवर्ड नहीं है। तो सर फिर मेन को भी तो क्लास नहीं ले सकते? अरे कीवर्ड की बात कर रहे हैं, कीवर्ड की लिस्ट देखना, उसमें मेन नहीं मिलेगा। अच्छा ओके सर। बाकी खाली कीवर्ड ही थोड़ी ना होते हैं जावा में, और भी चीजें होती हैं। ओके ये इतना डिटेल काफी है, इसको याद रखिएगा, बाकी आपको बताते ओके रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहां पे देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। तो इसमें कोड जो दिया गया है, हाँ कोड दिया गया है कि एक फ्लोट में वैल्यू स्टोर है और टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट की गई, उसकी वैल्यू को आईएनटी में कन्वर्ट किया गया है, और फिर आपसे पूछा गया एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी। बी। हाँ देखो बी वाला एक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी है क्योंकि उसमें कुछ किया ही नहीं गया, और वाई के पास सिर्फ एक्स की इंटीजर वैल्यू जा रही, तो 8 जाएगा, तो 8.0 आपका। अच्छा बी वाला 8.0 नहीं, सी वाला देखिए, सी होगा। सी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन थोड़ी यूज किया जा रहा है जो 0.0 आप लगा दे रहे हो। ये इंटीजर में 0.0 लगता है क्या, बताओ? नो सर। तो सही ऑप्शन है सी। समझ गए? देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आपका आईक्यू लेवल ये कहना चाहिए आपको कि आईएनटी का मतलब कोई डॉट के बाद 0 हो ही नहीं सकता, है ना। उसके बाद देखिए, अ जावा प्रोग्राम कंपाइल्स and gives the output whenever execute, but it output is something incorrect. What type of error of program? लॉजिकल एरर। सोच लो। ये ऐसा लॉजिकल लिखा था मैंने, आपने एक क्लास में बताया था ये। हाँ, मैंने आपको एरर के बारे में बताया था कि 3 तरीके के एरर हो गई, नोट कर लिया करो। 3 तरीके के एरर हो गई। एक सिंटैक्स एरर जिसको हम लोग कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, उसका मतलब होता है सेमीकोलन मिसिंग, कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, इस तरीके की कोई भी सिंटैक्स एरर। सिस्टम का एस अपर केस होना चाहिए, लोअर केस कर दिया, तो वो सिंटैक्स एरर है। उसमें प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता है, कंपाइल करते समय ही एरर आ जाती है, तो इसका मतलब प्रोग्राम रन तो हुआ ही नहीं, रन करने की बारी नहीं है, और प्रोग्राम रन नहीं हुआ तो आउटपुट तो आ ही नहीं सकता। यानी कि कंपाइल टाइम एरर में ना ही प्रोग्राम रन होता है और ना ही आउटपुट आता है। फिर दूसरी एरर होती है रन टाइम, यानी कि कंपाइल कराया, नो सिंटैक्स एरर आ गया, और उसके बाद जब प्रोग्राम रन हो रहा था उस समय कोई एरर आ गई। तो रन अगर करते समय एरर आ जाती है तो इसका मतलब प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो यानी कि सेकंड टाइम के एरर में क्या हुआ, प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, प्रोग्राम रन भी हुआ, कंपाइल भी हुआ, रन भी हुआ, लेकिन प्रोग्राम में आउटपुट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, आउटपुट नहीं आया। और तीसरा है प्रोग्राम रन भी हुआ, कंपाइल भी हुआ, और कोई ना कोई आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, कि आप 2 नंबर का सम करना चाहते थे और माइनस लगा दिया तो माइनस वाला रिजल्ट देगा ना। तो इसका मतलब आप लेस देन लगाना चाहिए था और आपने ग्रेटर देन साइन का लगा दिया, तो आउटपुट तो आएगा ही ना, तो उसको ही आपका लॉजिकल एरर कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, आउटपुट भी आ गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, तो अब यहाँ पर ये लॉजिकल एरर आपकी साफ सुथरी हो गई। मैंने रिपीट इसलिए कर दिया कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए इन तीनों चीजों को याद रखना जरूरी है। सर एक बार रन टाइम को बता दीजिए सर आप। रन टाइम एरर का मतलब जैसे डिवाइड बाय 0, प्रोग्राम चल रहा था और 0 से कोई कैलकुलेशन में डिवाइड हो रहा है तो एरर आ जाएगी। एरे का प्रोग्राम था और आपने लूप जो है 5 नंबर स्टोर कराने थे और 6 का लूप चला दिया तो एरर आ जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ऐसे स्ट्रिंग में भी आ जाएगी। ऐसे ही इनपुट कर रहे थे तो सर कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर सेम होते हैं? तुम यार प्रथम टाइम बर्बाद ना करना, ठीक है? अभी पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है।
तो आपका जो है, मैं भूल ही गया क्या कह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय मैट डॉट एबीएस -0, इसको क्या देगा? सर सर 0। ए। ए। कई लोग +0 लगा देंगे, लेकिन नहीं, प्लस तो लगाया नहीं जाता है, खाली 0 आ जाएगा, क्योंकि एबीएस फंक्शन का मतलब है चाहे पॉइंट वाली वैल्यू हो चाहे विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू हो, उसको और अगर वो माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, बाकी उसका कोई रोल नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन स्विच केस? स्विच केस में क्या मैंडेटरी है? केस। हाँ, केस लगाना कंपलसरी। अगर केस नहीं लगाओगे तो चेकिंग कैसे होगी? क्योंकि ब्रेक नहीं लगाओगे तो फॉल थ्रू कंडीशन आ जाएगी, लेकिन ब्रेक हटाया जा सकता है। कॉन्टिन्यू लगता ही नहीं है, ठीक है। और डिफॉल्ट लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो ऑप्शनल माना जाता है। और कॉन्टिन्यू लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केस बिना लगाए आप ब्रेक स्विच केस को यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। Which of the following keyword is used to terminate the loop? सर डी। तो ये Break. देखा ही है आपका। Which is the return type of method integer dot parse int? किस तरह इंट। int वैल्यू रिटर्न करता है? अब ध्यान रखना, integer dot parse int वैल्यू रिटर्न करता है, float dot parse float वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल डॉट पार्स डबल वैल्यू। ये लाइन बफर रीडर की है। जैसे स्कैनर में sc डॉट नेक्स्ट int होता है, ऐसे इसमें integer dot parse int होता है। तो इसको याद रखना है। बफर रीडर, इसीलिए मैंने पहली क्लास जो इनपुट आउटपुट वाली पढ़ाई है उसमें बफर रीडर को हमने इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 1 नंबर में। Which of the following is not a keyword for specifying accessibility of a data member or member method? तो डिफॉल्ट। पब्लिक, हाँ, डिफॉल्ट कोई भी कीवर्ड नहीं है, ये आंसर सही है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों कीवर्ड है, जिसमें किसी वेरिएबल को या फंक्शन को उसके साथ में स्पेसिफाई किया जा सकता है। अब जब पब्लिक INTA लिखते हो तो वो पब्लिक टाइप का वेरिएबल, प्राइवेट INT दे प्राइवेट टाइप का वेरिएबल, प्रोटेक्टेड INTA प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल। अगर आपने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों नहीं लगाए तो वो किस तरीका का वेरिएबल है? खाली INTA लिखा तो वो डिफॉल्ट टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर माना जाता है। डिफॉल्ट में कुछ भी लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट माना जाता है। और डिफॉल्ट जो है आपका नॉर्मली प्राइवेट से मिलता जुलता है, लेकिन पब्लिक के भी गुण होते हैं। वो एक टेबल है, उससे आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा डिफॉल्ट क्या है, वरना वो आपका एक क्लास में तो यूज होता ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरे का। आउटपुट एरे के मैंने जो PDF फाइल दी उससे जरूर लगा के रखें। एरे आए तो समझ लो इंडेक्स नंबर डाल दो पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है A of 4, तो 4 पे आपका 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3.0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 पे आपका 16 है तो 16 ही यहाँ आ जाएगा, और 16 को यहाँ पे आपका 3 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? सर ये पहले हम लोग वैल्यूज को शायद ऐड करेंगे 9 और 16 को, बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे, ब्रैकेट लगा। ओहो, ठीक ठीक ठीक, ये ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ यहाँ बंद हुआ है। तो 5 यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 3 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7। और क्योंकि ये INT लगा है तो INT क्या कर देगा? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 7.0 आएगा तो ये INT में 7 बना देगा। और फिर स्टोर हम उसको M में कर रहे हैं, तो स्टोर M में कर रहे हैं, इसका मतलब वो फिर से 7.0 कर देगा। देखो कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की। यहाँ पे mat.sqrt इन दोनों का पहले ऐड होगा, फिर हाँ, राइट ध्यान नहीं दिया, ठीक ठीक, फिर से मैं कर रहा हूँ। 4 पे क्या है आपका? 4 पे आपका 9 है, बिल्कुल सही बच्चों। 16 है, इसको ऐड करो कितना आएगा? 25। 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5.0 आएगा। INT लगे होने के कारण ये 5 रह जाएगा, और फिर से डबल में स्टोर करोगे तो फिर से 5.0 आ जाएगा। उसके बाद यहां देखते हैं, ये आपका mat.sqrt ब्रैकेट यहां स्टार्ट हुआ यहां बंद हुआ, इसका मतलब 6 पे क्या है आपका?
25 है, 25 का यहाँ पर 5 आ जाएगा 5.0, और उसके बाद 5.0 की पावर 1 की जा रही। 1 इंडेक्स नंबर पे क्या है आपका 2 है, सर तो 5 की पावर 2 करोगे तो फिर से 25 बन जाएगा, और 25 आईएनटी में कन्वर्ट किया तो 25.0 था तो 25 हो जाएगा, और फिर से डबल में तो 25 ही यहां रह जाएगा 0.0। अब देखो इसमें किससे मैच हो रहा है, सर बी बी डी से मैच हो रहा है यार, 5.0 और 25.0। ओके सर या 0.0 गाइड ये तो ये भूल गए ना कि डबल में स्टोर हो रहा है तो 0.0 तो अपने आप लगा लेगा, ठीक है ओके। यस फिर देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट, तो यहां पे लूप के सेंस में मैं एक चीज बता दूं, अगर लूप की एंडिंग फिक्स है दोनों लूप की, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इसका मतलब 2 into 2 कर दो, तो ओवरऑल अंदर वाला लूप 4 बार चलेगा, अंदर वाला लूप 4 बार, ऊपर वाला तो दिखाई पड़ रहा है 2 बार। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, अब मैं पढ़ के बताता हूं आपको। आउटपुट पूछा गया है तो आउटपुट में आई को ऐड कर रहे हैं, और लूप कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा, तो 4 बार लूप चलेगा तो जे की आई की ही वैल्यू इसमें 4 बार ऐड होगी। कैसे देखो, ऐसे जब आई की ऐसे आई लिख लो ऐसे, क्योंकि कभी भी आउटपुट आए तो रफ वर्क बच्चों जरूर करना, रफ वर्क नहीं किया और दिमाग लगाने की कोशिश की तो हो सकता है गलती हो जाए, गलती का मतलब बेकार हो गया। तो आई जब 1 था तो 1 2 से छोटा है नीचे आए, और जे के पास क्या है 1 1 चलेगा और 2 चलेगा, तो 2 बार चला 1 चला 2 चला, तो सब में क्या आया, सब में पहले 1 आया फिर प्लस 2 आ गया, इतना हुआ सब में। अगर कंडीशन ट्रू हुई 2 बार तो आई जोड़ना है, ठीक ठीक ठीक। तो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 1 थी, तो सब में पहली बार जब जे की वैल्यू 1 है 1 2 से छोटा है तो सब में आई ऐड हुआ यानी 1, फिर जब जे प्लस प्लस होके 2 हो गया तो 2 2 के बराबर है, फिर से आई ऐड हुआ तो आई में क्या था 1, तो ये ऐड हुआ अभी, ठीक है। उसके लूप फॉल्स हो जाएगा, आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, फिर से जे वाला लूप 2 बार चलेगा, और 2 बार चलेगा तो किसको ऐड कर रहा है, आई को ऐड कर रहा है, तो आई में 1 + 1 तो था ही, अब पहली बार आई की वैल्यू इस समय क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 2, फिर दोबारा जे प्लस प्लस होके जब 2 हो जाएगा तो 2 2 के बराबर है, तो फिर से 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 प्लस ओवरऑल 2, तो कितना आ गया आपका 6, तो 6 आपका आउटपुट आएगा जब सम को प्रिंट कराओगे। सर समझ में नहीं आया ये वाला सर। अब तुम अपने आप चलाओ, इससे ज्यादा क्या, जब तो चार्ट बना के बता दिया और चलाया, क्या कौन सी चीज नहीं चलाई बच्चा हमने। अरे आई को जोड़ रहे हो, अंदर वाला लूप 4 बार चलेगा, तो पहली बार जब 2 बार चलेगा तो तब तो आई की वैल्यू 1 1 थी, हाँ सर और फिर जब दूसरी बार आई चला तो आई की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन जे वाला फिर से 2 बार चलेगा, तो 2 बार चलने पर आई की वैल्यू ऐड करना है, तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 ही थ्रू 2 बार ऐड करोगे तो हाँ ऐड सर कर लो। समझ। उसके यस बाद सर कर्ली ब्रैकेट कहीं है नहीं, इसका मतलब ये सम वाली लाइन सारे लूपों से बाहर है, ये क्लियर हो गया। यस सर। हाँ तो 6 आ जाएगा आपका। उसके बाद द मेथड टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अ स्पेस और नॉट, देखो कौन सा है, इज वाइट स्पेस सर बी। इज अ वाइट स्पेस, बहुत सही। बस यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जैसे इस वाइट स्पेस में अगर हम एस बड़ा कर देते तो ये गलत होगा, क्योंकि इस वाइट स्पेस में ही अकेला ऐसा फंक्शन है कि पहला वर्ड छोटा है, नियम के अनुसार हर अगले वर्ड का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, तो वाइट का बड़ा है और स्पेस का एस बड़ा होना चाहिए, लेकिन और फंक्शन तो ये फॉलो कर रहे हैं, जैसे 2 अपर केस 2 लोअर केस, इज अपर केस इज लोअर केस, लेकिन इस वाइट स्पेस में लास्ट वाले वर्ड का एस अपर केस नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे भी दे सकते थे ना, यही चीज नीचे दे देते आप जल्दीबाजी में, अपर वाला लगा देते तो गलत हो जाता। समझने वाली बात है, इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत बता दिया आपको। उसके बाद देखिए आउटपुट क्या आएगा, तो x के पास 5 है और यहां पर आप देख लीजिए 6 मॉड और 5 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए
ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसका ऑटो बॉक्सिंग। हाँ, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। गलत। ऑटो अनबॉक्सिंग। सर बी। देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग एक ही चीज है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। तो मैं यहां पर ऑटो बॉक्सिंग बता रहा हूं, ऑटो बॉक्सिंग एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए कि जैसे कोई भी डेटा टाइप है int a इज इक्वल टू 5, ये आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें 5 स्टोर है। अब इस डेट और इसको ही हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप कह रहे हैं। अब इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर हम किसी रैपर क्लास के उसके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इंटीजर, मान लीजिए यहां पे मैंने ओबी लिख दिया, ओबी इज इक्वल टू ए लिख दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां क्या कह रहा है, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका उल्टा हो रहा है। सर ऑटो अनबॉक्सिंग होगा। तो ऑटो अनबॉक्सिंग होगा, और इसमें कोई ये टाइप कास्टिंग या टाइप प्रमोशन से मतलब नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना या ऑब्जेक्ट से निकलकर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट होना, ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कहा जाता है, ठीक है। खाली अनबॉक्सिंग लिखा होता तब भी ठीक है, ऑटो अनबॉक्सिंग लिखा होता तब भी ठीक है, लेकिन ऑटो बॉक्सिंग का मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें इसका उल्टा है। याद रखना बच्चा, ये आने की पूरा उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, अ मेथड ऑफ जावा दैट हेल्प्स टू इन टर्मिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट जावा प्रोग्राम, मतलब कोई जावा का प्रोग्राम है जो जावा के एग्जीक्यूशन को, करंट एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने की पावर रखता है, वो कौन सा मेथड है? सी, बिल्कुल सही। सिस्टम डॉट एग्जिट, इसमें 0 भी लिखा जा सकता है ब्रैकेट में और 1 भी, ये भी याद रखना है, उससे कंफ्यूज ना होना। खाली एग्जिट लिख दिया, मेथड का नाम जानना चाह रहे थे, अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 या 1 लिख देना, बस इतना ही। तो इससे क्या होगा, ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर करता है या स्विच केस से बाहर करता है, लेकिन सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, ये पूरे पूरे प्रोग्राम से ही बाहर कर देता है, प्रोग्राम चलने ही नहीं देगा आगे, जैसे ये लाइन पढ़ी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक? वेरिएबल। क्लास वेरिएबल। बहुत अच्छा बच्चों, देखो स्टैटिक आईएनटी, जब फंक्शन प्रोग्रामिंग आप करते हो ना, फंक्शन प्रोग्रामिंग, तो फंक्शन प्रोग्रामिंग में स्टैटिक आईएनटी ए लिखा है, तो इसका मतलब ये एक क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल। अगर खाली आईएनटी ए लिखा है फंक्शन प्रोग्रामिंग में ग्लोबल वेरिएबल के रूप में, तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। यही डिफरेंस भी है, ठीक है। तो स्टैटिक लगा देने का मतलब वो एक क्लास वेरिएबल हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सबस्क्रिप्ट फॉर द एरे ARR डिक्लेयर्ड एज फॉलोइंग? तो इसका समझ ही नहीं आया था क्वेश्चन, ये वाला कर कोई बात नहीं बेटा, हम खुद देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहां पे बूलियन ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू बूलियन 10, तो इसका मतलब क्या क्या समझना है कि बूलियन का मतलब है कि एरे में ट्रू फॉल्स स्टोर होना है, ठीक है, और 10 का मतलब है 10 ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो। तो इसमें तुमको दिक्कत क्या आई? सर ये सबस्क्रिप्ट सब वर्ड से समझ नहीं पा रहे एरे थे का क्या। दूसरा नाम सबस्क्रिप्ट होता है, एरे को ही सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहा जाता है। तो जैसे यहां पे देखो, ये आपका जो है इसकी सबस्क्रिप्ट कही जाएगी, सबस्क्रिप्ट, और ये आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहा जाएगा, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल।
अब यहां पर सबस्क्रिप्ट का मतलब इंडेक्स नंबर भी होता है एरे के, अगर इंडेक्स नंबर देते समय सबस्क्रिप्ट यूज किया है तो इंडेक्स नंबर, अदरवाइज वो साइज से मतलब है। तो यहां पे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सबस्क्रिप्ट फॉर द एरे ARR डिक्लेयर्ड एज फॉलोइंग। ये जो डिक्लेयर किया गया इसमें करेक्ट सबस्क्रिप्ट कौन सी नहीं है, तो 10 यहाँ को छोड़कर करेक्ट है। हाँ, तो देखो 10 नंबर है तो सबसेट का मतलब इंडेक्स नंबर से भी है और साइज से भी मतलब है, तो इंडेक्स नंबर से यहाँ पे सेंस लगाया जा रहा है। तो अगर 10 नंबर है तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक जाएंगे सर 0 to 11 नहीं 0 to 9 सॉरी 0 to 9 जाएंगे, तो 0 1 9 ये सब 0 to 9 के बीच में आ गए, 10 गलत है, तो ये आपका नॉट वाला आंसर होगा। समझ में आ गया? तो सबस्क्रिप्ट का मतलब इंडेक्स नंबर से मानना और एरे का दूसरा नाम ही सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल होता है। अभी भी नहीं समझ में आया? सर लेकिन लेंथ तो दी नहीं गई है कि 9 ही है, मतलब 0 to 9 चलेगा। अरे पगले ये साइज दिया है ना, तो साइज 10 का मतलब है 10 ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 10 ट्रू स्टोर कर दो, 10 फॉल्स स्टोर कर दो, या मिक्स करके स्टोर करो। तो 10 ट्रू फॉल्स जो स्टोर होंगे तो हर ट्रू फॉल्स का एक इंडेक्स नंबर होगा, तो 10 नंबर स्टोर कर रहे हो तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक जाएगा? सर 0 to 9। तो 0 to 9 में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन 0 to 9 में 10 आता है नहीं सर। तो 10 सबस्क्रिप्ट गलत है, वो कह रहा है नॉट करेक्ट सबस्क्रिप्ट, तो 10 सबस्क्रिप्ट ओ, गलत है। समझ में आ गया। ओके, उसके बाद बच्चे यहाँ पे पेपर में कुछ चीजें सॉल्व हैं तो इसमें बस ओके ओके कर दिया जाए। नेम द कीवर्ड विच मेक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि फाइनल int a = 5 लिखा आपने, इसका मतलब a की वैल्यू 5 स्टोर हुई और वो फाइनल कीवर्ड से क्योंकि इनिशियलाइज किया गया है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 5 अब पूरे प्रोग्राम में कभी भी बदलेगी नहीं। अगर a++ करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि a++ का मतलब 5 से 6 बन जाए, तो 6 नहीं बन सकता, क्योंकि फाइनल का मतलब कांस्टेंट बना देना, रियल। उसके बाद विच इज यूज्ड इन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? न्यू। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे बच्चों एक मैं जानकारी दे दूं, जैसे ये वाला जो पार्ट लिख दिया ना रिजल्ट वेरिएबल, ये तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं लिखा जाता है, मतलब ये नहीं लिखा जाएगा। आपको जितना अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया होता है ऐसे करके, तब तो आप वेरिएबल का नाम लिखो। आप कोई प्रोग्राम थोड़ी ना बना रहे हो, आपको कहा गया इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। है ना? यस सर। तो आप -b प्लस मैथ डॉट SQRT और SQRT के गोल वाले ब्रैकेट में अब चाहे b इंटू बी करो, तो अगर पावर सिर्फ 2 दी है तो b इंटू बी करना ज्यादा अच्छा है। अगर 2 से अधिक पावर है तो आप यहां पर मैथ डॉट पावर ही लगाएंगे, -4 इंटू सी a इंटू सी, ये लिख दिया। अब न्यूमिनेटर जब भी होगा तो उसको होल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर डिवाइड 2 इंटू ए, ये फुल लाइन है। और इसको भी होल ब्रैकेट में, जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के केस में कोई जावा एक्सप्रेशन दी जाए तो आप ऐसा ही लिखेंगे, ये याद रखिएगा कि पहले न्यूमिनेटर को अलग ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर डिवाइड का साइन, फिर डिनोमिनेटर को अलग ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है? यस सर। उसके बाद why if else construct of Java cannot be considered as looping statement। if else जो लगाते हो इसको लूपिंग स्टेटमेंट के रूप में कंसीडर क्यों नहीं लिया किया जाता है? Because if the first condition is false, sir, then the control of the loop is passed on directly to the else part. चलो वो अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें यह बताना चाहिए कि इफ एल्स में दिए गए स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता है बार बार, जबकि लूप में दिए गए स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराया जा सकता है, इसलिए इफ एल्स लूप के अंदर कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि लूप की जो प्रॉपर्टी है वो इफ एल्स में नहीं होती। लूप की प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, है ना? समझ गए? यस सर। खैर उसमें नंबर मिल जाएंगे जितना भी आपने लिखा है।
उसके बाद अब जैसे यहां पूछ दिया गया कितनी बार लूप चला, ये बताओ हाउ मेनी टाइम्स बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड और राइट द आउटपुट। तो डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक बार तो चली जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। तो आई की वैल्यू 2 है, यहां लिख लो आई की वैल्यू 2 है और सम की वैल्यू आपकी 0 है। अब स्टेप 1 ऐसे डाला जाता है, स्टेप 1 अंदर आओ सीधे और आई में आई की वैल्यू सम में ऐड कर दो, सम में 0 था तो 0 + 2 हो गया। अभी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, मैं सम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और आई की वैल्यू तो यहां पे 2 थी ही, नीचे आने पर आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगी। ये ऐसे ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि ये अगले स्टेप में काम आएगी ना। यहां पे अभी 2 ही था, फिर नीचे आए तो 3 हो चुकी है। अब 3 को फिर से प्लस प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 4। तो अब यहां पर 4 इज लेस देन 10। अब यहां पे जब इंडिविजुअल मतलब अकेला आई प्लस प्लस हो या प्लस प्लस आई हो, दोनों का मतलब एक नंबर बढ़ा दो, क्योंकि उसको यूज तो बाद में ही होना है ना अगले स्टेप पे। तो इसलिए यहां पे ये जो आपका 2 था तो ये प्लस प्लस होकर यहां पे तो 2 रहेगा, लेकिन यहां पे 3 पहुंचेगा और 3 से प्लस प्लस करोगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, लूप का नेचर है, फिर से ऊपर चला गया। अब जब नीचे उतरे तो ये सेकंड टाइम लूप चल रहा है, सेकंड टाइम डाला और आई की वैल्यू इस समय बच्चों कितनी हो चुकी है 4 हो चुकी है। 4 नीचे आएगा, सब में ऐड हो जाएगा, तो 0 तो था ही, तो 0 + 2 हो चुका था, अब +4 और हो गया, बाद में ऐड कर लेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होके यहाँ पे छोटा सा मैंने लिख दिया, 4 से कितना हो जाएगा 5, और जैसे मैं यहाँ पे भी 4 लिख दूं छोटा सा, तो इसके बाद ये 4 आ गया था। अब फिर यहाँ पे जब आएगा तो 5 लेके आएगा और 5 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ चेक होगा 6 छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, फिर ऊपर जाएगा। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर 6 लिख लिया जाएगा, आई का वैल्यू इस समय 6 है, और ये आपका क्या हो रहा है 0 + 2 + 4 + 6 ऐड हो गया, और फिर आई प्लस प्लस होके यहाँ पर 7 हो गया और 8 हो जाएगा, फिर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब 8 चेक होगा, 8 भी छोटा है, हाँ है, फिर ऊपर जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में आपका यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 0 + 2 + 4 + 6 + 8, उसके बाद 8 से प्लस प्लस होके यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 से प्लस प्लस होके यहाँ पे 9 पहुंचेगा, और 9 प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई आप लूप से बाहर आ गए। सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखोगे, आउटपुट में आप लिखोगे सम इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू सम की, इसको अब ऐड कर लो बच्चों 20 8 जोड़ लेना भैया, हम जोड़ नहीं रहे, ठीक है 20 आएगा यस सर, क्योंकि 10 थोड़ी ना ऐड हुआ है, 10 से छोटा होता है, बाहर आ गया, तो 20 आ गया। और कितनी बार लूप चला, ये स्टेप गिन लो, 4 टाइम लूप चला, ठीक इस तरीके से चलेगा। अब इसमें चलाते चलाते आपका दिमाग थोड़ा सा भी भटका तो डू वाइल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ क्या रखा जाए, जबकि देखो एक ही जैसी प्रोसेस है, जो 2 बार वैल्यू बढ़ रही है, तो जो लास्ट टाइम वैल्यू बढ़ी थी वही अगले स्टेप में चली जा रही है, जो लास्ट टाइम वैल्यू बढ़ी थी वही अगले स्टेप में चली जा रही है, ये हो रहा है। हो गया बच्चों? उसके बाद यहां पे भी आउटपुट है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहां पर आपका इफ कंडीशन है और 65, अच्छा लूप के अंदर। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर इसको आप नहीं ध्यान दोगे तो आपका 100% गलत होगा। देखिए बच्चों बताओ, अगर किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट ना ओपन किया जाए तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट में नीचे लिखी गई कितनी लाइनें अंदर मानी जाती है? फर्स्ट लाइन मानी जाती है, यानी एक लाइन खाली अंदर मानी जाती है। तो इस फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट खुला नहीं है, तो इसका मतलब एक लाइन ये मानी जाएगी इसके अंदर। यस सर, और फिर जब इस लाइन को मानेगा वो कंप्यूटर, तो ये भी तो कंडीशनल स्टेटमेंट है,
तो अगर ये ट्रू करेगा तो इसके अंदर भी एक लाइन मानी जाएगी, यस सर। अगर फॉल्स होगा तो इसके अंदर ये वाली लाइन मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये लूप ऊपर जरूर जाएगा। अब ये पूरा हिस्सा लूप के अंदर है, मतलब ब्रैकेट ना होने पर आप हो सकता है आप कहो कि खाली इफ अंदर है एल्स थोड़ी ना है, लेकिन इफ एल्स साथ में होता है ना। तो अगर इफ को कंसीडर कर रहा है तो कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स में जाएगा, और अगर इफ से ये आई प्लस प्लस करके ऊपर जा सकता है तो एल्स से भी आई प्लस प्लस करके ये ऊपर जाएगा, ये बात। और जबकि कर्ली ब्रैकेट नहीं ऑन है, ये चीज बताया जा रहा है। तो 65 आई में स्टोर है और सी में 32 स्टोर है, और 65 आपका छोटा है 72 से, नीचे आया है। 65 को 2 से डिवाइड नहीं होता है तो एल्स में आ जाएगा। और 65 प्लस, हाँ अब ये आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल ए 65 होता है और स्मॉल ए 97 होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 32 होता है। यस सर। 65 प्लस 32 करो 97 बन जाएगा, ये 97 माइनस 32 करो 65 बन जाएगा। तो यहाँ पे 65 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो आप एल्स में आओगे, और 65 में क्या प्लस सी किया गया, सी के पास क्या था 32, तो 65 प्लस 32 कर देंगे कितना हो जाएगा 97। 97। और 97 क्योंकि कैरेक्टर के साथ कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो या कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यानी लेस देन ग्रेटर देन हो तो वो अपने आप को तुरंत ASCII कोड में बदल देता। तो यानी यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 97, लेकिन यहाँ पे टाइप कास्टिंग की गई है कैर, तो स्मॉल ए। तो सबसे पहला आउटपुट आपका स्मॉल ए आएगा। लाइन चेंज हो रही, जब भी प्रिंटिंग आए तो हमेशा ध्यान रखना लाइन चेंज हो रही या नहीं हो रही। फिर लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होकर 66 हो गया, 66 मतलब बी। अब 66 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो नीचे आएगा, और यहां 66 को ही कैर में चेंज कर दिया गया, तो क्या बन जाएगा कैपिटल बी, क्योंकि 66 तो कैपिटल बी होता है। फिर लूप ऊपर जाएगा 67, फिर डिवाइड नहीं होगा तो स्मॉल सी। फिर लूप आ जाएगा 68, कैपिटल डी। फिर 69, स्मॉल ई। फिर 69 के बाद 69 के बाद 70, सर कैपिटल एफ। फिर 70 के बाद 71, सर स्मॉल जी। और 72 सर कैपिटल एच। और Yes, उसके sir. बाद जैसे आगे 73 होगा लूप फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ गया। तो कितना प्यारा आउटपुट है यहाँ पर, देख पा रहे हो, एक छोटा लेटर एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर एक बड़ा लेटर, ऐसे ऐसे तक चला जाएगा। कोई दिक्कत डाउट किसी को? नो सर। और ये फंडामेंटल याद रखना, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को डबल कोट्स में बंद कर दिया जाए तो उसको क्या माना जाता है, स्ट्रिंग माना जाता है। और स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि 0 1 2 ये इंडेक्स नंबर है। तो अब इसमें इंडेक्स नंबर में लास्ट इंडेक्स ऑफ में 6 को ढूंढा जा रहा है, तो इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न करेगा सर 2। और 2 की पावर 4 कर दो तो 16। आउटपुट आपका 16 आ जाएगा। यस बेटा 16.0 होगा सर। हाँ वो 16.0 ही, ये तो लगाना भूलना नहीं, मैट डॉट पॉप पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करता है। मैट डॉट आपका राउंड फंक्शन जो था वो खाली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और मैट डॉट एबीएस अगर इंटीजर वैल्यू दी गई तो इंटीजर देगा, फ्लोट वैल्यू दी गई तो फ्लोट देगा। बाकी ज्यादातर फंक्शन सब डबल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, एक ही दो फंक्शन है जो आपका इंटीजर वैल्यू, तो इसमें मैट डॉट राउंड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसका बात का याद रखना। उसके बाद बच्चों ये जो मैंने IMP वाली जो फाइल दी गई, इंपॉर्टेंट वाली फाइल जो बोर्ड एग्जाम वाले उसमें फोल्डर में, उसमें सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको इस जैसे या यही, अगर पूरी फाइल पढ़ लेंगे आप लोग। टॉपिक वाइज दिया है ये सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन वाइज दिया है ये सबसे बड़ी बात है, उस फाइल की कहां से आता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे s डॉट सबस्ट्रिंग अंदर वाले फंक्शन को पहले देखा जाता है ना, तो s डॉट सबस्ट्रिंग यानी 5, तो 5 से आखिरी तक चला जाए तो मी नेशन आ जाएगा यहाँ पर, नेशन
और नेशन किसको मिला? एस डॉट एंड्स विद, तो एस डॉट एंड्स विद, एस में क्या है? पूरा एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन में क्या नेशन वर्ड से एंडिंग हो रही है? यस सर। यस सर। तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। अब चाहे यहां पे सबस्ट्रिंग से वो खाली TION ही तोड़ देते, तो TION तो लास्ट में है ही, चाहे खाली सबस्ट्रिंग से N ही तोड़ देते, मान लीजिए यहाँ कैरेट लगा देते और इसमें जो है 10 पे जो इंडेक्स नंबर यानी N है, खाली N ही तोड़ लेते, तब भी वो आपका एंड्स विद में ट्रू ही देता, क्योंकि पीछे से लगातार अगर आगे की ओर चलोगे और डिक्टो सेम है तो इसका मतलब वो ट्रू ही देगा, चाहे एक लेटर चेक हो चाहे सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग चेक हो। फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एस डॉट इंडेक्स ऑफ एस डॉट कैरेट 6, तो 6 पे आपका यहाँ पर ए है इसमें बच्चों, तो ए सर, आ 2 आएगा। जाएगा और ए का इंडेक्स नंबर यहाँ ढूंढोगे तो 2 मिल जाएगा, स्टार्टिंग लेफ्ट टू राइट होती है तो 2 पे ए है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा सही। लेकिन ये फॉल्स लिखा है, इसका मतलब ये गड़बड़ कर दिया। आपका ही पेपर है ये? हाँ सर, मेरा ही पेपर है। तो इसमें क्या हम लोग लिख के का आए हो? सर मैंने ट्रू लिखा था अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और 2। ठीक है, एनालाइज करो भाई इसको। तो 0 1 2 3 4, 1 पे ये 10 स्टोर कर देना चाहते हैं और डबल टाइप का है, तो 1 वाले बॉक्स पे 10 स्टोर हो जाएगा, तो 10 नहीं स्टोर होगा, 10.0 स्टोर होगा। ठीक है, 10.00 0 जबरदस्ती काहे लगा रहे हो? पॉइंट के बाद सिर्फ सर। एक ही जीरो लगता है, 4 जीरो नहीं लगते हैं। वो अलग बात है, तुमने अपने फिजिकली जब स्टोर किया तो तुम चाहे 10 जीरो लगा दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब अपने आप स्टोर होगा तो एक ही जीरो लगेगा। उसके बाद नीचे आए मैथ डॉट SQRT डी ऑफ 2, तो डी ऑफ 2 पे 36 है, तो 36 आ गया, फिर प्लस 3.00 स्क्वायर रूट करना है पहले। अच्छा हाँ, SQRT ये ब्रैकेट का देखो, बार बार गलती हो रही है, मैं यहाँ पे तो थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे मिस्टेक हुई। तो स्क्वायर रूट निकालो 2 का, तो 2 पे क्या आपका आया 36, 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 0। तो यहाँ पे 6.0 आएगा, 6.0 प्लस 3.00 प्लस मैं और डी ऑफ 1 पे आपका क्या स्टोर कर दिया अभी हमने? 10.0। 10.0 ऐड करो इसको, 19.00 10 11 12 13 13 और 13 प्लस 6 19 आ जाएगा। 19.00 आएगा कि 19 आएगा? 19.00 आएगा, किसी एक में भी जीरो लगा है, इसका मतलब वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किसको अच्छा और तो कुछ करना ही नहीं, प्रिंटिंग करनी है, तो 19.0 आएगा। अब यहाँ 00 ना लगा देना, वो फर्जी में कंफ्यूज किया गया है, मैंने तो लगा दिया था। तो हो सकता है उसको इग्नोर कर दें उसको लगाया नहीं जाता है। ठीक है, ये अपने फिजिकली स्टोर कर रहे हैं इसलिए लगा दे रहे हैं, नहीं तो कंप्यूटर अपने आप लगाएगा तो नहीं लगाएगा। आउटपुट मैट डॉट सील 50.0 क्या आएगा? फॉल्स नहीं, फॉल्स था। 15.0 पे सील में क्या आएगा ये बताओ पहले। आएगा सर कितना? 50 और 0.0 तो अपने आप ही लगता है। और बच्चे बताएं क्या आएगा? और सर इसमें भी 50.0 आएगा, तो सर कंडीशन दोनों में भाई 50.0 ही आएगा। ये जो बच्चे नहीं जानते वो जरूर जान लें कि मैट डॉट सील फ्लोर रिंट जो भी है उसमें अगर 0.0 है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना देकर 0 लगा दिया है, इसका मतलब नो चेंज, चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की, ये भी याद रखना। जैसी है वैसी, अगर माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, माइनस 50.0, प्लस में तो प्लस 50.0। जीरो में कोई चेंजेस नहीं किया जाता। अगर 50.1 होता, यहाँ पे सील में 50.1 होता तो ये 51 कर देता 0.0, और फ्लोर में 50.1 होता तो 50.0 ही लिख देता है, नहीं चेंज करता है वो। आ गया समझ में? यस सर। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर स्टैटिक कैर और ये जन क्या क्या दिया है। अच्छा तो और नीचे देख लो, वो सीधे क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल की बात पूछी जा रही होगी। हाँ देखिए बच्चों,
नेम द वेरिएबल्स फॉर विच ईच इंस्टेंस ऑफ क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। यानी कि वो वेरिएबल के नाम बताओ। यहां पे हमें कुछ फंडामेंटल आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो आपके काम आएगा। वो वेरिएबल्स के नाम बताओ जिनके लिए ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग खुद की कॉपी अलग अलग बनाएगा। वो वेरिएबल के नाम बताओ। तो मैं यहां पे बता दूं बच्चों, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मैंने स्टैटिक INT लिखा तो है ही, हम क्या बताएं, तो मैं यहीं में से बता रहा हूं। देखो जो भी वेरिएबल स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जितने भी हैं और जो भी हैं उनके लिए हर ऑब्जेक्ट सिंगल कॉपी बनाता है, सिंगल मेमोरी बनाता है, सिंगल कॉपी मेमोरी बनाता है, मेमोरी की सिंगल कॉपी बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है एक मेमोरी बनेगी, उसी मेमोरी को A भी यूज करेगा और उसी मेमोरी को B भी यूज करेगा, मेमोरी एक ही है। अब A = 5 आपने डाला तो वो इस मेमोरी में गया तो यही 5 B को भी मिल जाएगा क्योंकि सिंगल कॉपी मेमोरी की बनती है जितने भी स्टैटिक वाले होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर स्टैटिक नहीं लगा है, जैसे कि J और K की बात हो रही है, तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी बनाता है। यानी कि आपका J के लिए अलग मेमोरी बनेगी, उसमें 10 स्टोर होगा, और K के लिए अलग मेमोरी बनेगी, उसमें 50 यूज होगा। तो इसको अलग अलग मेमोरी को क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट कॉपी, ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। इसी को कहा जा रहा है ओन डिस्टिंक्ट कॉपी, यानी खुद की अलग अलग मेमोरी बने, सेपरेट सेपरेट मेमोरी बने। तो यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? सर A, B और दूसरे वाले में J, K। पहले वाले में क्या रहेगा? सर JK होगा। JK होगा। तुम समझी नहीं रहे हो। इस लाइन का मतलब समझो फिर से। क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। वो वेरिएबल जिनके लिए हर वेरिएबल की अलग अलग डिस्टिंक्ट कॉपी बनेगी। तो वो कौन से अलग अलग वेरिएबल? ये हैं J और K। और क्लास वेरिएबल जो होता है जिसको हम स्टैटिक से डिक्लेयर करते हैं, वो क्लास वेरिएबल होता है। वो एक ही मेमोरी बनाता है और उसी मेमोरी में सब कुछ सारे वेरिएबल को यूज करवाता है। तो यानी A B के लिए एक ही मेमोरी बनेगी। सर लोकल वेरिएबल इंट J के लिखेंगे कि क्या कहते हैं विदाउट J इंट के हम लोग लिखेंगे J, K। नहीं, वेरिएबल के नाम पूछ रहा है ना, तो उसमें डेटा टाइप लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। पूरा लिख दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो J और K लगा दो बस। सर लोकल वेरिएबल कैसे बनाते हैं अपनी? और लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से उनका मतलब नहीं होता, वो सेपरेट अपनी मेमोरी बनाते हैं, उनका ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। ये इसी ब्रैकेट के अंदर यूज होगा। और जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जैसे आप वर्डमेन में वर्डमेन से प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो सब वेरिएबल अपना अलग अलग डिस्टिंक्ट कॉपी ही बनाते हैं, ये एक अलग बात है। तो ये आपका यहाँ पे पूछा गया, नेम द वेरिएबल्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये लाइन पर गौर करो, दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हुज सिंगल कॉपी इज क्रिएटेड। सर AB। सिंगल कॉपी किसकी बताई थी अभी? ये A और B। तो यहाँ पर A और B आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे X Y से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दे दी गई कायदे में। अगर हम आपसे बच्चों यहाँ पे एक चीज कहना चाहें, डिफाइन द क्लास वेरिएबल। बच्चों सर that are common to all objects of a class are known as class variable। उसमें बच्चों ये वाली डेफिनेशन दे देना साफ साफ। क्लास वेरिएबल की अगर डेफिनेशन पूछे, इसका मतलब भी याद कर लो कि सारे वेरिएबल एक ही मेमोरी को यूज करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश सर सेकंड वाला नहीं, मैं पहले के पूछ रहा हूं कि क्लास वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। तो क्लास वेरिएबल कौन से हैं? स्टैटिक जिसमें लगा वो क्लास वेरिएबल है, यानी A और B की बात हो रही है। अच्छा हाँ सर, तो A और B सेकंड में। ओके ठीक ठीक। तो यहां पर A और B की बात हो रही है, तो यानी क्लास वेरिएबल की डेफिनेशन हो तो नेम द वेरिएबल्स दैट आर, तो यहां नेम द वेरिएबल्स ना कहकर आप कहो क्लास वेरिएबल आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास दैट इज
whose single copy is created, ये क्लास वेरिएबल की डेफिनेशन है। अगर इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन आती है तो आप कहोगे इंस्टेंस वेरिएबल विच आर, जो भी डेफिनेशन बनाओगे ना, ईच इंस्टेंस ऑफ क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी, ऐसे बना देना। ये डेफिनेशन है क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल की, और इसमें ही सारा सार छुपा हुआ है। काश आप लोगों को ये चीज याद हो जाए। दोबारा से रिपीट कर लेना एक बार। चलिए बच्चों, आज का क्लास का मैंने ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है, और अब मैंने एक मैसेज डाला है, आप लोगों ने पढ़ा? सारे बच्चे ध्यान दें कि ये एक मैसेज डाला है मैंने कि जो ये रात वाली क्लास है अब ये पर डे कराई जाएगी, क्योंकि 12th वाले बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। ऐसे अभी क्या होता था, इस 12th वाले बच्चों का क्लास अलग चलता था, तो उसके चक्कर में आपका एक ही क्लास मिलती थी। अब पर डे क्लास होगी, तो इसलिए आप, और उसकी टाइमिंग मैंने 8 बजे रख दी है। क्यों मैं इतना लेट करूं? क्योंकि क्लास कोई होती नहीं है 7 से 8 वाली, जिसकी वजह से मैं लेट होता था। हम चाहें तो 7 बजे भी टाइम रख सकते हैं, लेकिन अभी फिर वही कोई कहेगा हम क्लास में होते हैं, कहीं कोचिंग में होते हैं। अगर सारे लोग तैयार हो तो 7 ही बजे क्लास रख दें, जरूरी नहीं कि 8 बजे तक आप क्लास रखी जाए। कोई है बताएगा, या 8 बजे ठीक है? सर 8 ही बजे ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं ये आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और प्रोग्रामिंग वगैरह मैंने आज चीज एक पाई है, मैं ये सेपरेट डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो चलिए अच्छा इसी, क्योंकि सबके लिए है। देखिए कुछ बच्चे मेरे पास आए और वो बहुत घबराए हुए थे, एसकेडी के बच्चे थे, बहुत घबराए हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। तो मैंने उनको जब ऑब्जर्व किया, वो 10 ईयर्स उठा के लाए थे और उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, तो मैंने पाया कि वो बच्चे जो साल भर मैंने कॉपी में पढ़ाया है, कॉपी का ही फंडामेंटल भूल गए हैं। मतलब पैटर्न का जो हमने जैसे कॉलम ऐसे स्टार्टिंग जे वाला लूप पहले बनना चाहिए, स्टार्टिंग जे क्या रहेगा और एंडिंग जे कहां तक जाएगा, और फिर जे वाले लूप को डिसाइड करते समय आई वाला लूप बन जाता है। इस तरीके के जो हर टॉपिक में जो फंडामेंटल मैंने बताए थे कि सीरीज है तो अगर 1 2 3 4 है तो आई से ही पावर या डिनोमिनेटर में मिल जाएगा, अगर कोई नई सीक्वेंस चल रहा है तो नया वेरिएबल लेकर कर दो। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ फंडामेंटल होता है। तो अगर आप फंडामेंटल ही भूल गए हो बच्चों, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप 10 ईयर सॉल्व कर रहे हो, आप स्कूल के पेपर सॉल्व कर रहे हो, हर जगह फंस जाओगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन आपके लिए भार समान लगेगा, यानी कठिन लगेगा, टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का आप वो टॉपिक क्या कहते हैं, फंडामेंटली भूल चुके हो टॉपिक का। तो इसलिए क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, कल हम आपको डिस्कस करके ये बताएंगे 5 मिनट 10 मिनट में कि पढ़ाई का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 90 अब गारंटी है, और 100 आउट ऑफ 100 आपका भाग्य और हमारा साथ भी आपको दिलाएगा। तो सीक्वेंस ही बच्चे भूले पड़े हैं, जब अपना फंडामेंटली भूल गए हो। कॉपी सबसे पहला कॉपी है, अगर कॉपी आपकी तैयार है, कॉपी मतलब जो हमने पढ़ाया वो तैयार है, तो किसी भी टॉपिक का प्रोग्राम उठा के लगाने की कोशिश करोगे तो फंडामेंटल तो कॉपी वाले ही लगने हैं। प्रोग्राम नहीं रटे जा सकते हैं, फंडामेंटल रटे जा सकते हैं। तो फंडामेंटल की पॉइंट जो भी होते हैं वही आप याद रखो, आउटपुट भी सॉल्व हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भी आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो ये हम लोग अगली क्लास, कल क्लास है, ध्यान रखना, तो कल डिस्कस करेंगे। एक बार मैं देख लूं अटेंडेंस के रूप में कितने बच्चे आज हैं। यहां से मैं एंड कर रहा हूं, लेकिन बस आप लोग गायब ना होइएगा, ठीक है? और बस एंड करते ही आप लोग हट जाइएगा, बस एक बार देख लूं मैं कौन कौन बच्चे हैं। ठीक है, जा सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, लेफ्ट कर सकते हैं।